वेलकम बैक फ्रेंड्स। एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 का हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस देख रहे थे। तो हम लोग एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का वेदरिंग देख रहे थे, जिसमें केमिकल वेदरिंग प्रोसेस खत्म हो गया, फिजिकल वेदरिंग, अब मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस खत्म हो गया। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस को देखते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस में क्या है कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसमें रिलेट कर जाएगा, जैसे कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर कहीं कोई पार्टिकुलर कोई रास्ता बना लिए, अगर कोई मूवमेंट हो रही है पार्टिकुलर स्पीसीज का या फिर कोई एनिमल का, तो उस जगह पे भी चलते 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 उस जगह का यहाँ पे रॉक्स टूटेंगे, तो उसको वो बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है। उसका क्या होगा कि जैसे कि कुछ छोटे मोटे जीव हैं, जैसे अर्थवर्म हो गए, टर्माइट हो गए, रोडेंट्स हो गए, जैसे चूहे हुए, ये लोग भी बोरोइंग और वेजिंग करते रहते हैं, मतलब अंदर का मिट्टी निकाल के ऊपर, ऊपर का नीचे, तो इस कारण से भी वेदरिंग हो जाता है। ह्यूमन बींग के द्वारा भी वेदरिंग होगा। कैसे होगा? ह्यूमन बींग प्लाउचिंग करेगा, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल करेगा, तो जितनी बार हल चलेगा तो कुछ ना कुछ तो रॉक टूटेंगे, मतलब जो मिट्टी है उसका भी जो डिसइंटीग्रेशन होते जाएगा धीरे धीरे, तो और टूटते जाएंगे। तो ह्यूमन के द्वारा भी इसमें वेदरिंग प्रोसेस आ जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस में। अच्छा, प्लांट और एनिमल जब वो डिके करेंगे, मतलब जब मर जाएंगे, उसके बाद उसमें से क्या होता है, डिके करने का ह्यूमिक एसिड निकलता है। वो एसिड बाकी के जो रॉक मटेरियल है उस पर अटैक करेगा और फिर धीरे धीरे उसका भी डिसइंटीग्रेशन होगा। अच्छा, अलगी जो है ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेगा ग्रोथ के लिए, और इसमें क्या होगा, आयरन और मैग्नीशियम का ये हाई इनरिच सोर्स खोजता है, तो ये क्या करेगा, आयरन और मैग्नीशियम निकाल देगा, तो धीरे धीरे बाकी पूरे रॉक के स्ट्रक्चर को गड़बड़ा देगा, जिसके कारण रॉक टूट जाते हैं। प्लांट रूट जो है वो एग्जर्ट प्रेशर करेंगे, जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा ट्री है तो उसके अगल बगल में आपने देखा होगा कि ये रूट्स ऐसे बाहर की ओर भी निकल जाते हैं और अंदर तो पूरे फैले ही रहते हैं। तो जैसे जैसे जो प्रेशर पड़ता है रूट्स के द्वारा, तो मैकेनिकली डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर देते हैं ये पत्थरों को। अच्छा, वेदरिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बायोलॉजिकल वेदरिंग के बाद हम लोग देखेंगे अब सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। इसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या फ़ायदा है वेदरिंग का, हमारे लिए क्या बेनिफिट है वेदरिंग के लिए, वेदरिंग से। तो वेदरिंग प्रोसेस जो है, इसके कारण क्या होगा कि सबसे पहले रॉक टूटेगा तो छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में आएगा, उसके बाद स्मॉल फ्रेगमेंट में आएगा तो उसके कारण ही इरोजन और मास मूवमेंट होगा। जब रॉक छोटे छोटे होंगे तभी तो मूव करेंगे, बड़े रॉक रहेंगे तो थोड़ी मूव करेंगे। छोटे छोटे इरोजन में पार्टिकल में आ गया तो वो धीरे धीरे मास मूवमेंट होगा तो सॉइल फॉर्मेशन होगा तो पूरा बायोडाइवर्सिटी है उसी पे डिपेंड करता है, सॉइल पे ही डिपेंड करता है। अब सॉइल होगा तो वेजिटेशन होगा और उसी पे हम लोग डिपेंड करते हैं। इनडायरेक्टली वेदरिंग हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ है कि नेशनल इकोनॉमी में हेल्प करता है। अब जैसे होगा क्या कि जैसे भी कहीं पे वेदरिंग हुआ तो लीच आउट कर देता है, मतलब कि पार्टिकुलर मिनरल को वो बाहर हटा देता है, पार्टिकुलर मिनरल को रेसिड्यू कर देता है। अभी डिपेंड करेगा कि ऐसा मिनरल है, क्या मिनरल है, उस हिसाब से। तो जैसे कि आयरन ओर का डिपॉजिट एक ही जगह पार्टिकुलर क्यों मिलता है, तो वेदरिंग प्रोसेस के कारण है। बाकी क्या चीज़ वो लीच आउट करके मदर नेचर लेके चली गई, बाकी चीज़ रिन्यूइंग छोड़ दी, तो इसीलिए डिपॉजिट जो होता है कोई भी चीज़ का एक पार्टिकुलर जगह पर मिल जाता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कर देता है ये। तो नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद है कि एक पार्टिकुलर एक ही जगह से हमें मिनरल मिल गया तो वहाँ से हम लोग आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे वेदरिंग प्रोसेस को पूरा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब मास मूवमेंट को देखते हैं। मास मूवमेंट में भी तीन तरह से होते हैं, स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट और लैंडस्लाइड। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मास मूवमेंट होता क्या। इसका डिफिनेशन क्या है, जो रॉक होगा वो डायरेक्टली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर वो नीचे की ओर बढ़ रहा है, इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाती है और कोई अदर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। मास ऑफ रॉक अगर डिब्रीज अगर डाउन स्लोप में अगर आ रही है और डायरेक्टली ग्रेविटी इसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसको मास मूवमेंट कहेंगे। अगर डिफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ रॉक डिब्रीज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज मास मूवमेंट। इसमें ग्रेविटी का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा और रॉक डिब्रीज स्लोप्स पे हो गए जाता है और स्लोप्स पे ही तो मूव कर जाएंगे नीचे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, उसको मास मूवमेंट कहेंगे। अच्छा, इसमें कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट है जैसे कि वाटर हो गया, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, करंट, ओशियन करंट, ये सब डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें नहीं होंगे, ठीक है। और ये इरोजन के अंडर में भी नहीं आता है क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो जैसे बताया मास मूवमेंट भी तीन तरह से होंगे, स्लो मूवमेंट होंगे, रैपिड मूवमेंट होंगे और लैंडस्लाइड होंगे।
एक अच्छा, एक्टिवेटिंग कर्व्स बिहाइंड द मास मूवमेंट, ये इसके पीछे क्या इसमें ऐसा फैक्टर लगता है जो इसको इनिशिएट कर देता है, मास मूवमेंट को इनिशिएट कर देता है। तो रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू द मटेरियल एबव थ्रू द नेचुरल और आर्टिफिशियल में, अगर कहीं पे कोई स्ट्रक्चर है और उसके नीचे का कुछ माइनिंग के कारण या फिर किसी फिजिकल कारण या नेचुरल प्रोसेस का नीचे का पार्टिकुलर अगर हम हटा देते हैं तो ऊपर का चीज़ ये फ्लो कर जाएगा। ये तो डायरेक्टली है कि ग्रेविटी के कारण ऊपर का चीज़ अगर नीचे का बेस हट जाता है तो ऊपर का चीज़ ये आ जाएगा नीचे, तो ये एक मास मूवमेंट का फैक्टर हो गया। इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप, अगर मान लेते हैं कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है तो धीरे धीरे माउंटेन का हाइट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो इसकी ग्रेडियंट है वो बढ़ते जा रही है, तो ग्रेडियंट बढ़ते जाएगी तो धीरे धीरे उसकी स्लोप बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे ऊपर से चीज़ जो है वो धीरे धीरे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे डाउनफॉल होंगे। तो इसमें अगर स्लोप बढ़ जाती है तो भी मास मूवमेंट होगा। ओवरलोडिंग थ्रू द एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग, अगर मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर माउंटेन है या फिर कोई स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आर्टिफिशियल कुछ हम फिलिंग करते जाते हैं, गार्बेज की फिलिंग करते जाते हैं या फिर कोई नेचुरल ही डिपॉजिट कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे इस पर लोड जो बढ़ जाएगा, ओवरलोडिंग होगा, तो फिर ये धीरे से इन्फ्लुएंस होकर नीचे की ओर आ जाएंगे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो इसके कारण भी मास मूवमेंट होगा। अच्छा, ओवरलोडिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल, अगर कहीं पार्टिकुलर एरिया है, अगर वो स्टेबल है, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे पार्टिकुलर में हेवी रेन होने लगती है, हेवी रेन होगी तो मटेरियल जितना इसमें वाटर लॉगिंग होगा, वाटर इसमें एडिशन हो जाएगा, जिसके कारण इसका वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो स्लोप अगर है तो वो फिर से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ जाएगा। वाटर क्या करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा, स्लोप से नीचे आ जाएगा। एक्टिवेट इसमें रिमूवल ऑफ मटेरियल, आगे देखते हैं, रिमूवल ऑफ मटेरियल लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप, मान लेते हैं कि वो ओरिजिनल स्लोप है और उसके ऊपर का ओरिजिनल स्लोप में से अगर कुछ हटा देते हैं पार्टिकुलर मटेरियल तो वो ऊपर वाला चीज़ नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पार्टिकुलर एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, कोई बड़ी मशीनरी चल रही है, वो उसके कारण जो वाइब्रेशन हो गया तो उसके कारण भी वाइब्रेशन के कारण, अर्थक्वेक के कारण जो अर्थ हिलेगी तो ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा। अगर नेचुरल सीपेज हो जा रहा है कहीं पे पार्टिकुलर जगह पे, अगर नेचुरल सीपेज है तो भी इरोजन हो जाएगा। हेवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेक, रिजर्वायर एंड रिवर लीडिंग टू द स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द स्लोप और रिवर बैंक, क्या होगा कि जैसे कि कोई पार्टिकुलर लेक है, कोई रिवर, अगर वहाँ से बहुत हेवी फ्लो हो रही है तो पार्टिकुलर नीचे का भी वो एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा और वो उसके साथ वो बह के नीचे चला जाएगा। अगर नेचुरल वेजिटेशन का भी इनडिस्क्रिमिनेट रूप से अगर हम कहीं पार्टिकुलर एरिया है उसमें अगर पूरे पेड़ है, अगर हम सबको काट देते हैं तो पेड़ों के जड़ उस मिट्टी को बांध के रखते हैं, तो क्या होगा, अगर हम पेड़ को काट देंगे तो वो सारा जो ऊपर का जो डिपॉजिट है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएगा। अब स्लो मूवमेंट देखते हैं, जो मास मूवमेंट के जो 3 टाइप्स है, स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट और लैंडस्लाइड, इसमें हम सबसे पहला देखते हैं स्लो मूवमेंट। क्रीप इज वन ऑफ द टाइप अंडर डिस्ट कैटेगरी, ठीक है। ये मॉडरेटली स्लोप एरियाज पे होगा क्रीप, स्लो मूवमेंट। इसमें क्या होगा कि अगर कोई मॉडरेट स्लोप एरिया है, अगर वहाँ पे रॉक्स हैं, अगर वो बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं डाउन की तरफ तो वो स्लो मूवमेंट में आएंगे। और सॉइल्ड कवर्ड एरिया होना चाहिए अगर वो स्लोली मूव कर रहे हैं, और ये इतना स्लो करेंगे कि हम लोग को दिखेंगे भी नहीं, बहुत ही कई दिनों में धीरे 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 ये स्लोप करते जाएंगे और इसका जो मूवमेंट होगा एक्सट्रीमली स्लो होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कोई पहाड़ी एरिया और उस पर टेलीफोन टावर या इलेक्ट्रिसिटी टावर होता है, वो अक्सर देखा होगा तो बेंड कर जाते हैं, थोड़े से वो झुक जाते हैं, वो इसी कारण होता है। वो जो लगाते हैं तो वो तो सीधा ही लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब स्लो मूवमेंट होता है रॉक्स का, धीरे धीरे वहाँ पे जो मड है, वहाँ पे जो रॉक है, वो धीरे धीरे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब नीचे की ओर आती है तो अपने साथ साथ रॉड को भी, जो पोल्स हैं उसको भी टेढ़ा कर देते हैं। तो ये मेन एग्जांपल हो जाता है स्लो, और ये मेनली होगा ढलान पे, सॉइल क्रीप होगा, रॉक क्रीप होगा। अगर सॉइल का मूवमेंट हो रहा है तो सॉइल क्रीप हो जाएगा, रॉक का मूवमेंट हो जाएगा तो रॉक क्रीप हो जाएगा। अगर ग्लेशियर का ही मूवमेंट डाउन स्लोप में हो रहा है तो उसको ग्लेशियर क्रीप कहेंगे। अच्छा, ये किस एरिया पे ज़्यादातर होगा, तो मॉइस्ट टेम्परेट एरिया पे होगा, जहाँ पे नमी हो और टेम्परेट एरिया हो, तो धीरे धीरे भी मूव करते रहेंगे।
डीपली फ्रोजन ग्राउंड, अगर ऊपर तो लैंड तो ठीक है लेकिन अंदर तक पूरा वो जमा हुआ आइस है, तो आइस धीरे धीरे लुब्रिकेशन का काम करेगा, तो वो धीरे धीरे मूव करेगा, तो वहाँ पे भी मूवमेंट होगा उसका, डाउन स्लोप में होगा। अगर लॉन्ग कंटिन्यूअस रेन कहीं होता है तो वहाँ पे भी इसका इन्फ्लुएंस होगा। स्लो मूवमेंट हम लोग देख लिया, अब रैपिड मूवमेंट को देखते हैं। रैपिड मूवमेंट स्लो मूवमेंट का अपोजिट में हो जाएगा। ये जितना ही स्लो वो था ये उतना ही फास्ट होगा। ये ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में होगा। और जेंटल तो स्टीप स्लोप, जैसा भी स्लोप रहा है उस जगह पे होगा। जेंटल भी हो सकता है तो स्टीप स्लोप भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में होगा। इसमें भी 2-3 तरह से हो जाते हैं, जैसे अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांच। अर्थ फ्लो में क्या होगा कि वाटर सैचुरेटेड क्लेई और सिल्टी मटेरियल, जो वाटर सैचुरेटेड है, वाटर से भरा हुआ जो क्लेई मटेरियल है, जो पूरा का पूरा हिल साइड में अगर ये फ्लो कर रहा है डाउन फ्लो में, अगर ये फ्लो का स्पीड अगर हम लोग देख रहे हैं फास्ट स्पीड में अगर कर रहा है तो ये अर्थ फ्लो कहेगा। अगर पार्टिकुलर चैनल से अगर कोई मड के रूप में अगर ये फ्लो कर रहा है नीचे कोई मटेरियल, तो उसको हम लोग मड फ्लो में रखेंगे। अगर यहीं पे अगर कोई पार्टिकुलर बहुत ही नैरो सेक्शन से एवलांच की जाए, जैसे बर्फ फ्लो कर जाते हैं उस तरह से अगर ये बहुत ही फास्ट रूप से अगर कोई मिट्टी फ्लो कर रहा है तो उसको एवलांच फ्लो कहेंगे। लैंडस्लाइड को देखते हैं। लैंडस्लाइड रिलेटिवली फास्ट होगा, सबसे फास्ट लैंडस्लाइड होगा। बाकी स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट और लैंडस्लाइड सबसे फास्ट लैंडस्लाइड होगा। रिलेटिवली रैपिड एंड परसेप्टेबल मूवमेंट नोन एज लैंडस्लाइड। इसमें जो मटेरियल होगा, इसमें तो उसमें था कि वेट मटेरियल का जो फ्लो कर रहा था, इसमें अगर रिलेटिवली उस दोनों के कंपैरिजन में ड्राई मटेरियल का इसमें फ्लो हो जाएगा। डायरेक्टली फ्लो कर जाता है, मतलब पहाड़ टूट के डायरेक्टली गिर जाता है नीचे की। अच्छा, इसमें भी कई तरह से ये जो स्लाइड होगा वो कई तरह से होगा। एक होगा, पहला हो गया कि स्लम क्या होता है? स्लीपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट ऑफ रॉक डेब्री विथ ए बैकवर्ड रोटेशन। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये मूव करेगा नीचे, तो ये उल्टे डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अगर मड जैसे कि नीचे की ओर इस तरह से जा रहा है तो ये जो मूवमेंट है रॉक का ये उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा, इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा। बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग स्लम कहेंगे। ठीक है। डिब्री स्लाइड क्या होगा? अगर रैपिड मूवमेंट हुआ और बैकवर्ड रोटेशन नहीं हो रहा है, स्लम में क्या होगा कि बैकवर्ड रोटेशन होगा मड का, रॉक डिब्रीज का, जो मटेरियल फ्लो कर रहा है उसका बैकवर्ड रोटेशन होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा तो रोटेशन होगा। मूव तो डायरेक्शन सीधे डायरेक्शन में करेगा, अगर रोटेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको स्लम कहेंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो इसको डिब्री स्लाइड कहेंगे। ये मोस्टली क्या होता है? फ्री फॉल होता है। वर्टिकल सरफेस में डायरेक्टली ये फ्लो कर जाते हैं, पूरे पहाड़ी टूट के गिर जाता है नीचे की ओर। अच्छा, रॉक स्लाइड क्या होता है? स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मास, डाउन बेंडिंग ज्वाइंट और फॉल्ट सरफेस इज नोन एज रॉक स्लाइड। अगर पार्टिकुलर रॉक का ही अगर मूवमेंट हो रहा है डाउन साइड, अगर कोई रॉक ही मूव कर रहा है, पूरे पहाड़ में एक पार्टिकुलर रॉक ही स्लाइड करके नीचे की ओर गिर रहा है तो उसको रॉक स्लाइड कहेंगे। लैंडस्लाइड इन आवर कंट्री, इंडिया में देख लेते हैं कि लैंडस्लाइड की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ पे क्या होता है। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमालयन रीजन में तो आराम से लैंडस्लाइड कॉमन बात है, यहाँ पे होते रहते हैं। जैसे कि पहला रीजन होगा कि टेक्टोनिकली एक्टिव है, मतलब अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो अर्थक्वेक आएंगे तो रॉक ढीले पड़ेंगे तो वो गिरेंगे, तो ये तो ठीक बात है। ठीक है। दूसरा रीजन होगा कि सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है, अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट है, मतलब कि पक्की डिपॉजिट नहीं है, ग्रेनाइट रॉक की तो बनी हुई नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं। तीसरा है कि स्लोप भी वेरी स्टीप है, तो ठीक है, ये 3 रीजन के कारण हिमालय में तो आता है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें, इसके कारण हिमालय से तो रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लैंडस्लाइड आती है। वो टेक्टोनिकली एक्टिव भी नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक का भी नहीं बना हुआ है, तो भी वहाँ पे लैंडस्लाइड आती है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न हो जाता है कि जो स्लोप है, वेस्टर्न घाट का जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिप्स है, तो ठीक है, तो क्लिप्स बहुत हाई है। और भी क्या फैक्टर है? दूसरा फैक्टर ये डिपेंड कर जाता है कि वहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के नज़दीक है। अब जो चीज़ जितना इक्वेटर के नज़दीक होगा तो टेम्परेचर वहाँ पे चेंज जो है बहुत हाई होगा, दिन में बहुत हाई टेम्परेचर चला जाएगा, तो उसके कारण मैकेनिकल वेदरिंग होगा। टेम्परेचर के कारण जो वेदरिंग होता है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इसी कारण से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो पत्थर टूट जाएंगे, वेदरिंग हो जाएगा वहाँ पे। रिसीविंग हेवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अब वेस्टर्न घाट है वहाँ तो आपको पता ही कि वहाँ पे बहुत हेवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। रेनफॉल होगा तो मड में वाटर का सेचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा और धीरे से रॉक स्लाइड हो जाएंगे, वहाँ पे डायरेक्टली रॉक फॉल हो जाएगा।
तो हमारे जो वेस्टर्न घाट के जो मेन माउंटेन्स है वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होगा, और जो हिमालयन रीजन है वहाँ तो होता ही है।